जमीनी स्तर पर अपने कार्यों से समाज और देश को आगे ले जा रही है। साथियों, पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, थिएटर और भजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृत, मालवी और लंबाड़ी भाषा में बहुत ही शानदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है। विदेश के भी कई लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके कार्यों से भारतीय संस्कृति और विरासत को नई ऊंचाई मिल रही है। इनमें फ्रांस, ताइवान, मैक्सिको और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल है। साथियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दशक में पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए हैं। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है। यही वजह है कि इस बार 2014 की तुलना में 28 गुना ज्यादा नॉमिनेशंस प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि पद्म सम्मान की प्रतिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता, उसके प्रति सम्मान हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं पद्म सम्मान पाने वाले सभी लोगों को फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। हर कोई एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। इसके लिए लोग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हमने देखा है कि कोई समाज सेवा के माध्यम से, कोई सेना में भर्ती होकर, कोई अगली पीढ़ी को पढ़ाकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन साथियों, हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं, और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल के वर्षों में देश में 1000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन परिवारों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने अपने करीबियों की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। आज देश में बहुत से संगठन भी इस दिशा में बहुत प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। कुछ संगठन लोगों को अंगदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं अंगदान करने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रही हैं। ऐसे प्रयासों से देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बच रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे भारत की एक ऐसी उपलब्धि साझा कर रहा हूं जिससे मरीजों का जीवन आसान बनेगा, उनकी परेशानी कुछ कम होगी। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें इलाज के लिए आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी की चिकित्सा पद्धति से मदद मिलती है, लेकिन इनके मरीजों को तब समस्या होती है जब इसी पद्धति के किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों में बीमारी के नाम, इलाज और दवाइयों के लिए एक जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। हर चिकित्सक अपने तरीके से बीमारी का नाम और इलाज के तौर तरीके लिखता है। इससे दूसरे चिकित्सक के लिए समझ पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दशकों से चली आ रही इस समस्या का भी अब समाधान खोज लिया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध
और यूनानी चिकित्सा से जुड़े डेटा और शब्दावली का वर्गीकरण किया है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मदद की है। दोनों के प्रयासों से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में बीमारी और इलाज के जुड़ी शब्दावली की कोडिंग कर दी गई है। इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या अपनी पर्ची पर एक जैसी भाषा लिखेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगी। आपकी बीमारी, इलाज, कौन कौन सी दवाएं चली हैं, कब से इलाज चल रहा है, आपको किन चीजों से एलर्जी है, ये सब जानने में उस पर्ची से मदद मिलेगी। इसका एक और फायदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को भी बीमारी, दवाएं और उसके प्रभाव की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिसर्च बढ़ने और कई वैज्ञानिकों के साथ साथ जुड़ने से ये चिकित्सा पद्धति और बेहतर परिणाम देंगे और लोगों का इनके प्रति झुकाव बढ़ेगा। मुझे विश्वास है इन आयुष पद्धतियों से जुड़े हमारे चिकित्सक इस कोडिंग को जल्द से जल्द अपनाएंगे। मेरे साथियों, जब आयुष चिकित्सा पद्धति की बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने यानुंग जामो लोगों की भी तस्वीर आ रही है। श्रुति यानुंग अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और हर्बल औषधीय विशेषज्ञ हैं। इन्होंने आदि जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए काफी काम किया है। इस योगदान के लिए उन्हें इस बार पद्म सम्मान भी दिया गया है। इसी तरह इस बार छत्तीसगढ़ के हेमचंद मांझी, उनको भी पद्म सम्मान मिला है। वैद्यराज हेमचंद मांझी भी आयुष चिकित्सा पद्धति की मदद से लोगों का इलाज करते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें 5 दशक से ज्यादा का समय हो रहा है। हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छिपा है, उसके संरक्षक में श्रुति यानुंग और हेमचंद जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के जरिए हमारा और आपका जो रिश्ता बना है वो 1 दशक पुराना हो चुका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो की ताकत कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं, उधर जाने का खतरा टल जाता है। इससे जहां एक और हाथियों के झुंड से नुकसान की संभावना कम हो रही है, वहीं हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में मदद मिलती है। इस डेटा के उपयोग से
भविष्य में हाथियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यहाँ हाथियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ की इस अनूठी पहल और इसके अनुभवों का लाभ देश के दूसरे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी 25 जनवरी को हम सभी ने नेशनल वोटर्स डे मनाया है। ये हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक अहम दिन है। आज देश में करीब करीब 96 करोड़ मतदाता है। आप जानते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा है? ये अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी करीब 3 गुना है। ये पूरे यूरोप की कुल जनसंख्या से भी करीब 1.5 गुना है। अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो देश में आज उनकी संख्या करीब 10.5 लाख है। भारत का हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हमारा चुनाव आयोग ऐसे स्थानों पर भी पोलिंग बूथ बनवाता है जहां सिर्फ एक वोटर हो। मैं चुनाव आयोग की सराहना करना चाहूंगा, जिसने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। साथियों, आज देश के लिए उत्साह की बात ये भी है कि दुनिया के अनेक देशों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो लगभग 45% वोटर्स ने ही वोट डाले थे। आज ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। देश में न सिर्फ वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि टर्नआउट भी बढ़ा है। हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा मौके मिल सके, इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को मतदान के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे हर प्रयास हमारे लोकतंत्र के उत्सव में अलग अलग रंग भर रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वो इसे आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि आपका एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है, देश का भाग्य बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 जनवरी को भारत की 2 ऐसी महान विभूतियों की जन्म जयंती भी होती है, जिन्होंने अलग अलग कालखंड में देशभक्ति की मिसाल कायम की है। आज देश पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशियों को देश से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का अहम हिस्सा था। उनके विचारों और उनके बलिदान ने
भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया था। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करने का दिन है। उन्होंने इतिहास के महत्वपूर्ण दौर में हमारी सेना का नेतृत्व कर साहस और शौर्य की मिसाल कायम की थी। हमारी सेना को शक्तिशाली बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज खेलों की दुनिया में भी भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले और देश में भली भांति के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित हो। इसी सोच के साथ आज भारत में नए नए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इसमें देश के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत में लगातार ऐसे नए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बना है बीच गेम्स का, जो दीव के अंदर उसका आयोजन हुआ था। आप जानते ही हो, दीव केंद्र शासित प्रदेश है, सोमनाथ के बिल्कुल पास है। इस साल की शुरुआत में ही दीव में इन बीच गेम्स का आयोजन किया गया। ये भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स था। इनमें टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पेंचक सिलेट, मलखम, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपटीशन हुए। इनमें हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में ऐसे राज्यों से भी बहुत से खिलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समंदर से कोई नाता नहीं है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल भी मध्य प्रदेश ने जीते, जहां कोई सी बीच नहीं है। खेलों के प्रति यही टेम्परामेंट किसी भी देश को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। फरवरी में आपसे फिर एक बार बात होगी। देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से कैसे देश आगे बढ़ रहा है, इसी पर हमारा फोकस होगा। साथियों, कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूं। पिछले 7 वर्षों में परीक्षा पे चर्चा शिक्षा और परीक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था तो यह संख्या केवल 22,000 थी। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन की बात के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।